जय हिंद दोस्तों। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने एक प्रैक्टिस सेट या फिर मान लीजिए जो पेपर में पूछता क्वेश्चन है, जैसे जीएस हो गया, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन लगभग होते हैं इन तीनों को मिला के, वो सारे मैंने इस वीडियो में रखे हैं। और जो ये क्वेश्चन है सारे अंकित भाटी सर की जो बुक है वहीं से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक हमें लगता है 15 या 16 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला है वहाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 3 या 4 क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। हारने के बाद भी हार न मानने का जज्बा होना चाहिए। संघर्ष में जीवन का जीतना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप जान लीजिए, जो चींटी होती है, देख लीजिए उसको कि वो पहाड़ पे बार बार चढ़ती है लेकिन फिर भी गिर जाती है, पर वो कभी भी चढ़ना नहीं छोड़ती। फिर कह सकते हैं कि हार नहीं मानती है वो। जिनके हौसलों में जान होती है उनकी ही असली उड़ान होती है। तो आप लोग जो 15-16 अक्टूबर को पेपर होने वाले हैं पेट के, उसके लिए एकदम आप बड़ी मेहनत करते रहिए, और जहाँ तक हो सके आप कोशिश करिए प्रैक्टिस सेट लगाने की। और जो चार्ट के क्वेश्चन लास्ट में आते हैं मैथ के, वो 20 क्वेश्चन, उस पर ज़्यादा फोकस करिए आप लोग, क्योंकि वही आपको अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। और इस बार कम से कम कोशिश करिएगा 75 प्लस नंबर आपके आए हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो बताइए दोस्तों, कौन से शासक जो थे गुप्त के, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो हम बता दें आपको दोस्तों, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में जो गुप्त शासक थे कुमार गुप्त, उनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बता दें दोस्तों, जो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, ये तक्षशिला के बाद बनने वाला दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसे आप याद रखिएगा। इस विश्वविद्यालय का जो बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण करके विध्वंस कर दिया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है? तो बताइएगा दोस्तों, जो जैन दर्शन के अनुसार जो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण होता है दोस्तों, वो सार्वभौमिक विधान से हुआ। इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो पहले का ए और दूसरे का ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किससे शासनकाल में प्रकट हुई? तो बताइएगा दोस्तों, जो महायान शाखा थी वो किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो बता दें दोस्तों, जो कुषाण शासक कनिष्क थे उनके द्वारा चौथी जो बौद्ध संगीत समिति था उसका आयोजन कश्मीर में किया गया था, जिसमें वसुबंधु, अश्वघोष और नागार्जुन जैसे प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक ने भाग लिया था। और इसी समय जो बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान की उत्पत्ति हुई थी, जो कि 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा। निम्नलिखित में से किस मुगल मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो बताइए दोस्तों, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो बता दें दोस्तों, जो अकबर थे इन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। बता दें आपको, जो मुगल शासक अकबर की महानता उसकी धार्मिक नीति पर आधारित थी। उसने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर दोनों को समाप्त कर दिया था। अकबर ने दोस्तों 1575 में इबादत खाने की स्थापना की तथा 1578 में इसमें सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई। इसके अलावा दोस्तों उसके द्वारा 1582 में ही दीन इलाही की स्थापना की गई थी। तो इसे भी याद रखिएगा। तीसरे का डी और चौथे का भी डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। दोस्तों बताइएगा, जो सिराजुद्दौला था वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो बता दें आपको दोस्तों, जो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसमें नवाब जो सिराजुद्दौला थे वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय विरोध या फिर पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों बता दें आपको, जो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसे याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो बताइएगा दोस्तों, जो 7वां क्वेश्चन है इसका क्या होगा आंसर? तो बता दें आपको, पहले जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी, जिसके पहले सभापति जो थे वो मोहन सिंह भाकना थे। तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो गदर पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता थे वो लाला हरदयाल, भाई परमानंद और रामचंद्र थे। इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन पूछता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय इसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो बता दें आपको, 30 दिसंबर 1906 को
नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसमें दोस्तों इस संगठन की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को बढ़ाना। दूसरा था कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और विस्तार उनकी रक्षा करना। अन्य संप्रदायों के प्रति असहिष्णुता और कटुता की भावना के प्रसार को रोकना था। तो इसमें जो होगा दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिया था? बताइए दोस्तों, किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो बता दें दोस्तों, जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना जो 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में विधान परिषदों में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके कारण चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, जो CR दास थे और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में, आइए आगे देखते हैं, किया जाना प्रस्तावित था? तो दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें जो प्रस्तावित किया गया था कि 1931 के गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसे वापस लेने की बात कही थी, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसलिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। बताइएगा दोस्तों, जो मलेशिया में किंटा घाटी है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो बता दें दोस्तों, जो मलेशिया की किंटा घाटी है वो एक किंता नदी पर निर्मित है। टीन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बता दें दोस्तों, जो मलेशिया है उसकी राजधानी जो हो जाएगी वो कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा जो है वो मलेशियाई रिंगित है। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों का वाटिका या फिर झीलों का हजारों झीलों की देश कहते हैं? बताइएगा दोस्तों, किसी देश को झीलों की वाटिका या फिर हजारों झीलों का देश कहते हैं? बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहते हैं, इसे याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? बताइएगा, सौरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो कोसी नदी होती है इसे ही हम बिहार की शोक के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसकी जो वार्षिक बाढ़ है लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो बता दें दोस्तों, जो मेघालय है यहाँ पे गारो खासी जयंतिया ये सारे जो पर्वत हैं यहीं पर मिलते हैं। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों जो गंडक परियोजना है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसका निर्माण 1959 के भारत नेपाल समझौते के तहत किया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो बताइएगा, जो बजट है वो किस भाषा का शब्द है? तो बता दें दोस्तों, जो बजट है वो आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला या फिर बुल्गा से हुई है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा के बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट को चमड़े का थैला कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा से बजट का उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो बता दें दोस्तों, जो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी वो आपकी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 1961 तक थी। ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों जो भारतीय जीवन बीमा निगम है यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है तथा देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसे याद रखिएगा आप लोग। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो एम कुमार हैं। इसे भी याद जानते रहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वक्र मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध दर्शाता है? बताइएगा इसको आप लोग। तो बता दें दोस्तों, न्यूजीलैंड के एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था A.W. फिलिप्स, जिनके द्वारा फिलिप्स वक्र जो कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाता है बताया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवाला क्या है? तो बता दें दोस्तों, जो हवाला होता है आपका वो विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार से होता है इसका संबंध। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो आइए आगे इसका आंसर देखते हैं। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो बता दें दोस्तों, जो शून्य आधारित बजट के अंतर्गत हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है इसमें। इसे याद रखिएगा आप लोग।
दोस्तों बता दें, जो भारत में शून्य आधारित बजट को वित्तीय वर्ष 1987-88 के आम बजट से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या फिर किस नाम से जाना गया है? तो बताइएगा दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से है या किन किन नामों से किया गया है? तो बता दें दोस्तों, जो भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत और इंडिया नामों से किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा, ये लिखा गया है, इसे याद रखिएगा आप लोग। भारत जो होता है वो राज्यों का संघ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का जो पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइएगा, जो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो बता दें आपको, जो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? बताइएगा इसको आप लोग, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के भी आते हैं। तो दोस्तों, जो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं बताइएगा। तो बता दें आपको, जो संविधान के अनुच्छेद 248(1) के अनुसार संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। दोस्तों, जो संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार या फिर अभिसमय को कार्य रूप देने के लिए पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बना सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर का गठन विशेषकर राजस्व संग्रहण हेतु किया गया है? बताइएगा दोस्तों, किस स्तर का गठन विशेषकर राजस्व संग्रहण हेतु किया गया है? तो बता दें दोस्तों, जो जिला स्तर का गठन विशेषकर राजस्व संग्रहण के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, जो भूमि राजस्व का संग्रहण होता है वो भूमि रिकॉर्डों का रखरखाव आदि के लिए जिले में कलेक्टर पद का सृजन किया गया है, इसी के लिए, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दें आपको, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बता दें दोस्तों, जो भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से की गई थी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में बता दें थोड़ा सा दोस्तों आपको, जो बलवंत राय मेहता थे उनकी समिति के आधार पर ही राजस्थान में पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया था, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों, इसमें मिलाना है आपको, यहाँ पे दिया गया है त्वरण, बल और कार्य, उसके बाद आवेश, इनका जो मात्रक होता है उससे आपको बताना है। तो बता दें, जो त्वरण होता है इसका मात्रक आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड हो जाएगा। बल का मात्रक हो जाएगा आपका जूल, कार्य बल का मात्रक हो जाएगा आपका दोस्तों न्यूटन, बल का मात्रक होगा, कार्य का जूल हो जाएगा और आवेश का कूलाम हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा जीवाश्म है जो ईंधन नहीं है? तो बता दें दोस्तों, जो कोयला, पेट्रोलियम और जल गैस होते हैं वो जीवाश्म ईंधन होते हैं। बाकी जो नाइट्रोजन गैस होती है दोस्तों वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर गैस है, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी तीनों जीवाश्म ईंधन हैं। अगला क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं, बताइएगा कौन सा होगा? तो बता दें दोस्तों, भारत में थोरियम का जो है बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसे याद रखिए दोस्तों, भारत में थोरियम भंडार जो है विश्व के कुल भंडार का लगभग 25% है। भारत के केरल व राजस्थान राज्य में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, साइनोकोबालामीन है दोस्तों, जो साइनोकोबालामीन है वो किसका रासायनिक नाम है? बताइएगा। तो बता दें दोस्तों, जो B112 है वो साइनोकोबालामीन, जो विटामिन B12 का विटामिन 12 का रासायनिक नाम है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन 12 में, इसे याद रखिएगा। विटामिन सी का नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B2 का हो जाएगा रिबोफ्लेविन, विटामिन B6 का हो जाएगा दोस्तों पायरिडोक्सिन, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन चालू होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा और जवाब दीजिएगा जरूर कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। पहला क्वेश्चन करंट का देखिएगा, ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, जो ट्राइफेड होता है, आइए इसके बारे में बताते हैं कि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो किसे बनाया गया। तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे दोस्तों वो ओलंपिक पदक विजेता और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित
मुक्केबाज जो हैं MC मैरी कॉम, इनको बनाया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर, इसे याद रखिएगा। यह आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल भी है, इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बता दें दोस्तों, जो मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत हुई थी वो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामानुजन पुरस्कार जो है 2021 में उसे किसे दिया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों, जो भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता हैं उनको एफाइन बीजगणितीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, जो नीना गुप्ता हैं इन्हें 2014 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो बता दें दोस्तों, जो भारत के जो आर्थिक सलाहकार बने हैं वो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम बने हैं, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 जनवरी 2022 को ONGC की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जो ONGC है इसकी जो पहला महिला अध्यक्ष बनी है वो अलका मित्तल बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, वो इसकी पहली महिला अध्यक्ष है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPL 2022 का फाइनल किसने जीता है? दोस्तों, जो IPL 2022 का फाइनल हुआ है वो आपका राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटन के बीच में हुआ था और इसमें जो गुजरात टाइटन है उसने फाइनल मैच जीत लिया था और उप विजेता जो है वो राजस्थान रॉयल हो जाएगी। इस बार का जो दोस्तों संस्करण था वो 15वां था, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को WHO पुरस्कार मिला है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों, जो तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO पुरस्कार मिला है वो झारखंड को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 36 लाख या फिर 36 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों, जो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के कर्जदाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर ग्राहकों की सुरक्षा व नियमों का उल्लंघन करने के लिए 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? बताइएगा दोस्तों। तो बता दें आपको, जो आंध्र प्रदेश है इसने स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या माता मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों, जो कामाख्या मंदिर है वो किस राज्य में है? तो बता दें आपको, जो कामाख्या मंदिर है वो असम के गुवाहाटी राज्य में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। इसी मंदिर पे एक मेला भी लगता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा मेला कामाख्या मंदिर पे लगता है। त्रिपुरा की दोस्तों बता दें खारची उत्सव हो जाएगा। इसके अलावा त्रिपुरा में एक काकबरोक भाषा बोली जाती है, इसे आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो पेरू देश की मुद्रा तथा राजधानी क्या होगी? बताइएगा दोस्तों, जो पेरू है उसकी मुद्रा और राजधानी क्या हो जाएगी? तो बता दें, जो पेरू होता है उसकी जो मुद्रा होती है वो नेवो सोल और जो राजधानी लीमा है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ बता दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगी और इसकी मुद्रा रियाल हो जाएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और उसकी जो मुद्रा है वान हो जाएगी। कतर की राजधानी दोहा हो जाएगी, जहां पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है और इसकी मुद्रा रियाल है। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो प्रिटोरियो हो जाएगी और मुद्रा इसकी रैंड हो जाएगी। दक्षिण कोरिया जो है दोस्तों इसका राजधानी सियोल है और जहाँ का जो मुद्रा है वो वान है, इतना आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, श्री रामनाथ कोविंद भारत के दोस्तों किस नंबर के राष्ट्रपति थे? अब तो नहीं रहे हैं, ये हट गए हैं, लेकिन ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों, जो रामनाथ कोविंद थे वो भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, इससे याद रखिएगा। और वर्तमान में जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है वो आपकी द्रौपदी मुर्मू बनी है, इसे याद रखिएगा। 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति बनी है वो द्रौपदी मुर्मू बनी है, इसे याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, इसका मुख्यालय कहाँ है?
तो दोस्तों ILO जो है इसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसे याद रखिएगा। WHO, ILO, WTO इन सभी के मुख्यालय जिनेवा में हैं, इसे याद रखिएगा। जिनेवा जो है आपका वो स्विट्ज़रलैंड में है, इसे याद रखिएगा। अगला बता दें दोस्तों, जो यूनिसेफ होता है इसका मुख्यालय जो होता है न्यूयॉर्क में होता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? बताइएगा आप लोग, जो पुष्कर मेला होता है वो कहाँ लगता है? तो बता दें, जो पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान राज्य के अजमेर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर राजस्थान के किनारे पुष्कर में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। अजमेर में पुष्कर मेला लगता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बता दें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा, जो भांगड़ा होता है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बता दें दोस्तों, जो भांगड़ा है वो पंजाब का लोक नृत्य हो जाएगा। इसके अलावा आइए और बताते हैं हम आपको, उसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जो महाराष्ट्र है वहाँ का नृत्य हो जाएगा लावड़ी और डिंडी, इसे आप लोग लिख लीजिएगा नोटबुक में। इसके अलावा जो यक्षगान होता है वो कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर का हो जाएगा हिकत और मंदजात। राजस्थान का नृत्य हो जाएगा घूमर और कालबेलिया। कालबेलिया और घूमर जो है राजस्थान का हो जाएगा। और झारखंड का हो जाएगा झूमर, पैका और डांगा, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जो अमीर खुसरो थे जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, उनको ही कव्वाली का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो जो हैं वो गज़ल के जनक हैं। दोस्तों, जो हिंदुस्तानी संगीत की रचना में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइएगा, खेल से भी क्वेश्चन पूछते हैं, स्टैटिक जीके में ये सारे आते हैं, इसे आप लोग याद करिएगा। जितने भी खेल होते हैं उसका आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा खेल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो बता दें दोस्तों, जो आपका बेसबॉल है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका USA का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जो इंग्लैंड है वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो जाएगा। भारत का हॉकी हो जाएगा। जो जापान है यहाँ का जूडो होता है। उसके बाद कनाडा का आइस हॉकी, रूस का हो जाएगा चेस, चीन की जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस और ब्राज़ील का जो है वो फुटबॉल है। ये भी सारे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बताइएगा दोस्तों, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो बता दें दोस्तों, जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं उनका ही नाम बॉम्बे बॉम्बर है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो हॉकी के जादूगर कहा जाता है वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। उसके अलावा उड़न परी या फिर पायली एक्सप्रेस PT उषा को कहा जाता है। दादा दोस्तों सौरव गांगुली, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। टर्नबेटर दोस्तों, टर्बनेटर जो है वो हरभजन सिंह है। और द वाल जो कहा जाता है वो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, जो वर्तमान में आपके जो हो जाएंगे भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वर्तमान में, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बताइएगा दोस्तों। तो बता दें आपको, किसी स्थान पर सामान्यतः 30 वर्ष या उससे अधिक समय तक मौसम की औसत स्थिति को ही जलवायु कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि अक्षांश, ऊंचाई हो गया, तापमान, आर्द्रता, वर्षा या फिर आसपास की पानी या फिर समुद्री धाराएं, ये सभी जो हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये थे आज के सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस सेट के। अगर अच्छे लगे हो आपको तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।